हेलो एवरीवन, ये 2023 यूपी पीसीएस मेंस का सवाल है, पेपर नंबर फर्स्ट का। और ये 125 वर्ड्स में इसको लिखना है। क्या आप सहमत हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है? इसके बारे में बताना है कि इससे क्या आप सहमत हैं कि जो महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है, ये बताना है। अब जैसे यहाँ पर आंकड़े भी देने हैं और वो कोई एजेंसी होनी चाहिए, जैसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो एनसीआरबी है, उसके अनुसार वर्ष 2023 में महिलाओं के खिलाफ कुल 4,05,861 दर्ज किए गए। कब? 2023 में इतने मामले दर्ज किए गए। इन अपराधों में जैसे यहाँ पर कौन कौन से हैं? बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध और अपहरण जैसे गंभीर अपराध इसमें शामिल हैं। इसमें आगे भी बताना है। यहाँ पर वर्ष 2023 में बलात्कार के लगभग 32,000 मामले दर्ज किए गए। यह है समाज में ओनली इसी के यहाँ पर 2023 में 32,000 के करीब करीब मामले दर्ज किए गए हैं। ये दर्ज किए गए हैं। यह समाज में लैंगिक असमानता और महिलाओं के प्रति असुरक्षित माहौल को दर्शाते हैं। जो महिलाओं के प्रति असमानता और महिलाओं के प्रति जो असुरक्षित माहौल है उसको यहाँ पर दर्शाते हैं। जो भी महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि हो रही है, जब उसमें वृद्धि होगी तो महिलाओं को असहज महसूस होगा, जहाँ कहीं भी जाएंगे और असुरक्षित फील करेंगे। इसमें आगे यहाँ पर जैसे भारतीय दंड संहिता 2022 के अनुसार जो अपराध हैं वो कौन कौन से हैं, किस संबंध में कितने प्रतिशत हैं? यहाँ पर जैसे 31.4% है, ये पति और उसके संबंधी द्वारा जो अपराध किए जाते हैं महिला के साथ में उसके द्वारा है। और 19.2 यहाँ पर ये अपहरण और अगवा करने से संबंधित है। जबकि यहाँ पर 18.7% है, ये असॉल्ट टू आउटरेज मॉडेस्टी से संबंधित है, जो यहाँ पर लज्जा से संबंधित या फिर सील भंग करने के इरादे से जो भी हमला किया जाता है उससे संबंधित 18.7% है। और 7.1% बलात्कार से संबंधित है। और 23.6 में सारे और बाकी के जो भी होते हैं वो अदर्स में आ जाता है। इसमें आगे देखें, यहाँ पर महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसकी निम्न प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन सी है? जैसे कि घरेलू हिंसा, दहेज और पत्नी की पिटाई। जो घरेलू हिंसा होती है वो है दहेज से संबंधित या उसकी पिटाई की जा रही है। अपहरण और बलात्कार, यौन शोषण या फिर साइबर उत्पीड़न से भी महिलाओं के प्रति यहाँ पर प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं अपराध में। महिलाओं के प्रति अपराध के कारण कौन कौन से हैं? क्यों ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं? क्यों वृद्धि हो रही है? ऐसा क्या? अब यहाँ पर देखें, जैसे पुरुषवादी सोच हो गई, कानून प्रतिरोध का अभाव क्योंकि कानून जो है उसका अभाव हो रहा है, अपर्याप्त सुरक्षा अवसंरचना क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपर्याप्त है, महिलाओं की पुरुषों पर सामाजिक एवं आर्थिक निर्भरता। जो महिलाएं होती हैं उनके पैसे से भी और जो सोशली है पुरुषों पर वो डिपेंड होती हैं। इससे भी अपराध में वृद्धि हो रही है। महिलाओं द्वारा अपराध के खिलाफ आवाज न उठाना। अब कोई अपराध किया और महिला ने वो अपराध को दबा दिया, कोई आवाज नहीं उठाई, ये भी एक कारण है। अब यहाँ पर जागरूकता और शिक्षा का अभाव भी है, क्योंकि जागरूकता नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो यहाँ पर और भी अपराध में वृद्धि होगी। अपराध को रोकने के उपाय, इसमें आप यहाँ पर उपाय कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे महिला जागरूकता अभियान चलाना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत यहाँ पर इसको रोकने के उपाय, महिला आयोग की स्थापना, महिलाओं में जागरूकता और शिक्षा को बढ़ावा देना, और सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का क्रियान्वयन करना। जैसे कि जो 354 धारा है वो है जो लज्जा से संबंधित है। अगर कोई लज्जा से संबंधित अपराध करता है तो वो सेक्शन 354 के अंतर्गत उसको सजा मिलेगी। और जो 509 है, ये 509 धारा है, जैसे कोई व्यक्ति है और वो सीटी बजा रहा है या फिर कोई गंदी कमेंट कर रहा है तो उसमें 509 सेक्शन आता है। इसमें आगे है घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। यहाँ पर महिला हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करना, जैसे कि 181, और यहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने अलग अलग चलाए हुए हैं, ये भी यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर ही है। सुरक्षा और जागरूकता अभियान चलाना, सरकार के साथ एक समाज की क्या भूमिका भी होनी चाहिए, समाज की भी भूमिका होगी सरकार के साथ साथ, तो अपराध को यहाँ पर कम किया जा सकेगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट से पता चलता है कि महिलाओं के
खिलाफ अपराधों को रोकने में एक लंबा समय तय करना है। अभी जिस तरीके से जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसमें वृद्धि हो रही है, जो भी अपराध हो रहे हैं, तो इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि अभी अपराधों को कम करने के लिए एक लंबा समय तय करना होगा। इसमें समाज और सरकार दोनों मिलकर उपाय करने होंगे, दोनों को मिलकर उपाय करने होंगे, जिससे महिलाएं अपने घर, कार्यस्थल, समाज में सुरक्षित महसूस कर सके। और इसके लिए जागरूकता अभियान, जैसे कि जागरूकता अभियान हो गया, बेहतर पुलिसिंग हो गया और मजबूती कानूनी ढांचा की भी आवश्यकता होगी। यहाँ पर यह है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर संसाधनों का भंडार है। जो महासागर है वो संसाधनों का एक भंडार है। इसमें यहाँ पर एक नोट बताना है, टिप्पणी बतानी है, क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे समुद्र है, समुद्र के पानी और तलहटी क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीव और निर्जीव संसाधनों को समुद्री जीव कहा जाता है। जैसे समुद्र का पानी हो गया, तलहटी क्षेत्र में जो पाए जाएंगे क्या क्या, सजीव हो गए और निर्जीव हो गए। सजीव जो जीव जंतु पाए जा रहे हैं, उसमें पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, तो वो तो हो गए सजीव, और निर्जीव यहाँ पर और जो बाकी की चीजें हैं वो निर्जीव में आ जाती हैं। समुद्री संसाधन कहा जाता है पृथ्वी का लगभग कितना है, ये 70% से अधिक क्षेत्रफल पर है जो महासागर है। अब महासागरीय संसाधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो जैविक संसाधन और एक यहाँ पर अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में जैसे मत्स्य पालन, जिसमें दुनिया भर के अरबों लोगों को प्रोटीन स्रोत प्राप्त होता है, मछलियों से प्राप्त होता है। अब इसमें देखें अजैविक संसाधन में जैसे खनिज हो गए, धातु हो गई, इनकी उपलब्धता, जैसे मैग्नीज हो गया, पॉलीमेटलिक, सल्फाइड, कोबाल्ट और जस्ता। यहाँ पर यह है। इसमें समुद्री वनस्पति कैल्प जैसे समुद्री शैवाल का प्रयोग भोजन, फार्मास्यूटिकल और सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। इन्हें कैरेजेनन के लिए भी काटा जाता है, ये है। अब यहाँ पर तेल और प्राकृतिक गैस, जैसे बॉम्बे हाई, मैक्सिको की खाड़ी जैसे अब तटीय क्षेत्र है। यहाँ पर ऊर्जा एवं अन्य संसाधन जैसे लहर एवं ज्वारीय ऊर्जा, महासागरीय तापीय ऊर्जा और बायोमेडिकल रिजर्व। इसमें यह है। इसमें आगे देखिए जैसे समुद्री जीव है, मछली के अलावा महासागर मोलस्क, क्रस्टेशियंस और उपभोग और व्यापार के लिए इसमें महत्वपूर्ण समुद्री प्रजातियों का ये घर भी होता है। जो समुद्री प्रजाति होती हैं महासागर, उनका घर भी होगा। अब यहाँ पर नमक और ताज़ा पानी के लिए भी, क्योंकि जो नमक ही से बनाया जाता है और इसे ताज़ा पानी भी मिल सकता है, ताज़ा पानी बनाया जा सकता है इसको। नमक निष्कर्षण के लिए और मीठे पानी के लिए एक स्रोत के रूप में भी कार्य करता है। अब प्रजातियों का ये घर होता है। जल संसाधन, महासागर पृथ्वी के जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो पृथ्वी का जल चक्र होगा ये जैव विविधता का घर है। और शिपिंग उद्योग, ये शिपिंग उद्योग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे तटीय शिपिंग का मॉडल हिस्सा वर्तमान में 6% से बढ़ाकर 2035 तक बोला गया है कि इसको 33% करने की क्षमता है, जो शिपिंग उद्योग है, तटीय शिपिंग का मॉडल। महासागर पर्यटन को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय आय में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जो महासागर पर्यटन है उसको बढ़ावा देकर राष्ट्रीय आय में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिस कारण महासागर एक महत्वपूर्ण संसाधन है। एक क्या है, ये महत्वपूर्ण संसाधन है। अब यहाँ पर आ गया, इसमें इसका भी यहाँ पर निष्कर्ष बताना है। सतत दोहन और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन जो अनक्लोज है, उसके माध्यम से महासागरों का संरक्षण कर उनकी क्षमता का उपयोग करना और समृद्ध और टिकाऊ भविष्य का ये मार्ग है, जिससे SDG 6 को भी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। क्योंकि जो जल है, पानी है, सभी को स्वच्छ जल की प्राप्ति हो, और तो उससे संबंधित यहाँ पर जो SDG है वो 6 है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ये भी 125 वर्ड में लिखना है इसको। कृषि में मृदा प्रोफाइल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्या आप सहमत हैं? जो कृषि है, कृषि में मृदा प्रोफाइल है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। जो मृदा प्रोफाइल होती है उसका तात्पर्य होता है मृदा के ऊपरी सतह से आधारभूत चट्टान तक के ऊर्ध्वाधर काट को मृदा प्रोफाइल कहते हैं। मृदा प्रोफाइल जो होती है, जो आधारभूत चट्टान होगी उसकी ऊर्ध्वाधर काट को मृदा प्रोफाइल कहेंगे। मृदा कृषि के लिए प्राथमिक संगठन है। जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो कृषि के लिए एक प्राथमिक संगठन है, इसलिए मृदा प्रोफाइल की जो समझ है वो जरूरी हो जाती है। अब यहाँ पर इसमें संस्तर भी है, जैसे संस्तर स्थिति का ऊपरी भाग ओ होरिजन
कहलाता है, जो ह्यूमस से संतृप्त माइक्रोबियल गतिविधि और उर्वरता के लिए महत्वपूर्ण है। ये ह्यूमस से संतृप्त होता है, इसमें ह्यूमस की मात्रा होगी। जैसे कै संस्तर का निचला भाग होगा जो कार्बनिक पदार्थों से इसमें समृद्ध होगा और सबसे उपजाऊ परत के रूप में ये स्थित होता है, जो क संस्तर होगी। अब यहाँ पर ये मृदा प्रोफाइल का यहाँ पर एक डायग्राम है। जैसे कि ऊपर जो होगा ये क्या है, ह्यूमस है। अब इसकी यहाँ पर ये संस्तर का संस्तर की मृदा है और ये ऊपरी मृदा की परत है। ये जो पार्ट है ऊपरी मृदा की परत है और यहाँ पर इसको बोला गया है जो संस्तर मृदा है ये वो है। अब इसमें यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाता है, एक पार्ट हो गया, ये दूसरा है खास संस्तर। इसको उपमृदा के नाम से जाना जाता है। और उपमृदा जैसे कि जो अपक्षेत्र, जैसे बालू हो गया, यहाँ पर गाद हो गया, चिकनी मिट्टी होगी, उसको बोला जाएगा। फिर यहाँ पर ग आता है, इसको ये बनाना ही पड़ता है वहाँ पर। जैसे संस्तर स्थिति अपक्षित जो सेल होती है उसको यहाँ पर बोला जाएगा, जो अपक्षित सेल होंगी। जैसे कि यहाँ पर अधि स्तर अपक्षित सेल पदार्थ होंगे ये। फिर है यहाँ पर घा में जैसे कि संस्तर स्थिति आधार शैली होगी, ये संस्तर स्थिति आधार शैली। और यहाँ पर आधार सेल जो अपक्षित ना हुई हो, यहाँ पर जो अपक्षित नहीं हुई होगी उसको यहाँ पर संस्तर स्थिति आधार शैली बोला जाता है। इसको घा संस्तर है ये। अब इसमें यहाँ पर जैसे बोला हुआ है, यहाँ पर खास संस्तर स्थिति परतों से निक्षालित खनिजों और कार्बनिक पदार्थों को जमा करता है। जो निक्षालित खनिज होंगे और कार्बनिक पदार्थ होंगे उनको यहाँ पर जमा करेगा, जिससे जल प्रतिधारण और जड़ विकास पर असर पड़ता है। इसमें ग संस्तर है, आंशिक रूप से मूल सामग्री होती है। आंशिक रूप से पार्शियली होगी, यहाँ पर मूल सामग्री होगी जो ऊपरी मिट्टी की परतों की खनिज संरचना को प्रभावित करती है। जो इसे ऊपर की मिट्टी होगी उसको प्रभावित करेगी। संस्तर अपक्षेत्र आधारशिला अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी की खनिज विज्ञान और जल निकासी क्षमता को प्रभावित करती है। अब यहाँ पर जैसे कि मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के निर्धारण में प्रासंगिकता क्या है, जैसे कि जल धारण, जड़ प्रवेश होगा, माइक्रोबियल गतिविधि, मृदा के पीएच मान का निर्धारण होगा। और जो यहाँ पर ये मृदा स्वास्थ्य होती है उसके निर्धारण में पोषक तत्व सामग्री और सिंचाई प्रबंधन और सूखा प्रतिरोध के महत्वपूर्ण टूल के रूप में भी काम करेगा। और यहाँ पर मृदा प्रोफाइल फसल चयन में वैज्ञानिकता, सिंचाई की सतत प्रणाली, किसानों एवं कृषिविदों के लिए मृदा के स्वास्थ्य एवं प्रबंधन के लिए एक आवश्यक यंत्र के रूप में कार्य करती है। जो मृदा प्रोफाइल होगी ये यहाँ पर इसका निष्कर्ष है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। दक्षिण एशिया में रोहिंग्या शरणार्थी पर प्रकाश डालना है। जो रोहिंग्या है ये म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है उसमें जो मुस्लिम जाति है, अल्पसंख्यक समूह है, उससे संबंधित है जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं। रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत कहाँ पर है, ये म्यांमार में है। मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समूह है। कई पीढ़ियों से म्यांमार में रहने के बावजूद उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया गया। ये कई पीढ़ियों से म्यांमार में रह रहे थे जो रोहिंग्या शरणार्थी है, इनको नागरिकता नहीं दी गई, उसी से रिलेटेड है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो UNHRC के अनुसार रोहिंग्या दुनिया की सबसे बड़ी राज्य विहीन आबादी बन गए हैं। राज्य विहीन आबादी, जिनका कोई देश नहीं है, राज्य नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। किसके अनुसार? UNHRC के अनुसार। अब मानवीय संकट, वर्ष 2017 में म्यांमार सेना द्वारा रोहिंग्याओं के विरुद्ध आक्रामक अभियान चला गया। किसके द्वारा? जो म्यांमार सेना है उसके द्वारा, और 2017 में चलाया गया था, जिसे वे अपना देश छोड़ शरणार्थी बनने पर मजबूर हो गए। शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, नेपाल जैसे देशों में जीवन यापन करने के लिए पलायन किए। ये सबसे अधिक बांग्लादेश में शरणार्थी शिविरों में भी रहे। सबसे ज्यादा रहे थे कहाँ पर? बांग्लादेश में। दक्षिण एशिया में वर्तमान शरणार्थी स्थिति देखें। शरणार्थियों की कैसी स्थिति है दक्षिण एशिया में? जैसे पाकिस्तान है, कराची में लगातार इनकी संख्या में वृद्धि हो रही। तब से भारत कई हजार रोहिंग्याओं ने जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, हरियाणा राज्य में शरण ली। और इसी तरीके से यहाँ पर नेपाल में और श्रीलंका में कम संख्या में रोहिंग्याओं ने शरण ली, लेकिन आकार और क्षमताओं के अनुसार ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल छोटा है, छोटा देश है, श्रीलंका भी छोटा देश है। उसके कंपैरिजन में यहाँ पर जो क्षमता के अनुसार महत्वपूर्ण है,
इसके आकार के अनुसार जो रोहिंग्या वहाँ पर उन्होंने शरण ली थी। बांग्लादेश में ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर शरण ली थी और जो शिविर थे यहाँ पर जैसे कि बस्ती है कुटु पालोंग, सबसे अधिक शिविरों में ये रहे। अब इसकी चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां जैसे कि मानवीय मुद्दे, स्वास्थ्य देखभाल, बदहाल व्यवस्था, शिक्षा, भोजन, घर, पेयजल आदि की कमी यहाँ पर मानवीय मुद्दे हैं। सुरक्षा संबंधी चिंताएं जैसे कि कट्टरपंथ, अपराध, मादक पदार्थ तस्करी, सीमित अवसर से अपराध, कम पढ़े होने के कारण सीमित रोजगार इनको प्राप्त हो रहा है। संसाधनों पर दबाव जैसे कि भीड़ भाड़ वाले शिविरों में विशेषकर बांग्लादेश में स्थानीय समुदाय के लिए यहाँ पर चुनौतियां उत्पन्न हुई। कानून एवं राजनीतिक निहितार्थ क्या है? जैसे मेजबान जो भी अभी रोहिंग्या हैं उनकी स्थिति यहाँ पर कानूनी स्थिति से वो जूझ रहे हैं। पैसों और सुविधाओं के नाम पर ये समुदाय मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहते हैं। जब इनको इन पैसे नहीं होंगे, इनको काम नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये मादक पदार्थ जो भी तस्करी होगी उसमें उसकी तरफ को ये चले जाएंगे और यहाँ पर उससे लिप्त रहते हैं, जिससे आंतरिक सुरक्षा से संबंधित संकट उत्पन्न हुए हैं। इसका समाधान कैसे होगा? स्थायी समाधान के रूप में रोहिंग्याओं को उनके मूल स्थान पर भेजना सही विकल्प होगा। बांग्लादेश, भारत और देशों द्वारा संकट का स्थायी समाधान तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए। जिन देशों में रोहिंग्याओं का पलायन हो रहा है तो उन देशों को मिलकर उनके बारे में समाधान सोचना चाहिए कि क्या हो सकता है। अब यहाँ पर इसमें आगे है इसका निष्कर्ष। यह समस्या दक्षिण एशिया के जटिल मुद्दों में से एक है। रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक स्तर पर वैश्विक संस्थाओं को मिलकर समाधान करना चाहिए।